चलिए आज हम लोग देखेंगे पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में। ठीक है, यानी कि धरती के अंदर जो है क्या क्या पाया जाता है, इसको हम लोग जैसे देखेंगे। हम लोग कभी तरबूज खाए हैं? तरबूज को अगर चेक करना होता है तो कैसे चेक किया जाता है? मान लीजिए ये तरबूज है ना, गोल है, और हमको जैसे तरबूज को चेक करना है कि पका है कि नहीं पका है। तो समान तौर पे क्या होता है, तो उसकी एक पोर्शन को हम लोग कट करके और बाहर निकाल देते हैं। नहीं, उस बाहर निकाले हुए पोर्शन में अगर देखते हैं कि मान लेते हैं इसके नीचे का क्षेत्र पका होता है, तो चारों तरफ इसके नीचे का क्षेत्र पका हुआ होगा। एक अनुमान लगा लिया जाता है, मान लिया जाता है कि यह तरबूज कैसा है, पका हुआ तरबूज है। उसी तरह से पृथ्वी जो है, इसमें से हम उसके सेंटर से ऊपर वाले भाग को क्या कर रहे हैं, अभी निकाल देंगे। ठीक है, जिससे हमको पता चल जाएगा कि पृथ्वी के अंदर जो है सो बेसिकली पाया क्या क्या जाता है। दिखाई दे रहा है आपको? समान तौर पे पृथ्वी को अलग अलग हम लोग लेयर में बांटते हैं। उस लेयरों का नाम क्या है, उसको पहले देख लीजिए। ये सबसे ऊपर का लेयर है, जिसमें सबसे ऊपरी पोर्शन जो है या आपको 0 किलोमीटर यानी धरती का सबसे ऊपर सतह जिसमें हम लोग खड़े रहते हैं। ये सेकेंड वाला जो है ये ऑलमोस्ट लगभग औसतन या 33 किलोमीटर होता है। ठीक है, ये कहीं पे ज्यादा भी हो सकता है, कहीं पे कम भी हो सकता है। उसके नीचे जब आते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है आपको, इसकी मोटाई होती है 700 किलोमीटर। उसके नीचे आइए तो इसकी मोटाई होती है कितनी, 2900 किलोमीटर। इसकी मोटाई होती है 5100 किलोमीटर। और ये जो सेंटर है उसका केंद्र, पृथ्वी का जो केंद्र है, यह आपको होता है कितना, 6300 कितना 73 किलोमीटर। ऑलमोस्ट लगभग जो 63-71 किलोमीटर के आसपास जो है ये होता है। सबसे ऊपर वाले जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। इस दोनों को सम्मिलित रूप में हम लोग बोलते हैं मेंटल, और इसको कहा जाता है कोर। ठीक है, इसको आसानी से आप याद भी रख सकते हैं। क्रस्ट मेंटल को, क्रस्ट माने तकलीफ, मेंटल माने पागल, को माने कोर। क्रस्ट से क्रस्ट हो जाएगा, मेंटल तो मेंटल ही है, और कोर जो है आपको नीचे वाले पोर्शन को कहते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को इन 3 भागों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। अब इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स पाए जाएंगे। सामान्य तौर पर हम आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री के व्यू से समझाते हैं। पृथ्वी की बात हो रही है, पृथ्वी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। अगर आपसे पूछ ले कि पृथ्वी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है, तो धातु की बात होगी तो एल्युमिनियम हो जाएगा। तीसरा, पृथ्वी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला अधातु तत्व कौन सा है, तो अधातु तत्व की बात होगी तो सिलिकॉन। और चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, फेरस यानी कि लोहा पाया जाता है। ठीक है, ये आपको जो है तो तत्व के हिसाब से जब देखिएगा कि सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, तो 1 नंबर पे ऑक्सीजन आता है, 2 नंबर पे आपको सिलिकॉन आता है, 3 नंबर पे एल्युमिनियम, और 4 नंबर पे क्या आता है, फेरस आ जाता है। लेकिन ये सारे अलग अलग डिवाइड कर दिए, तत्व धातु अधातु के रूप में आप धातु के रूप में लिख लेंगे। तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व या अधातु, जो गैस होते हैं वो अधातु होते हैं, तत्व या अधातु कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन हो जाएगा, एल्युमिनियम। और सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला उपधातु कौन हो जाएगा, सिलिकॉन। क्लियर? इसको हम लोग बोलते हैं परपट्टी या भूपर पट्टी। सामान्य तौर पे पेड़ पौधों के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं या चट्टान वगैरह होते हैं, या ये जो मैंने आपको एलिमेंट लिखाया उसकी मात्रा इसके हिसाब से आपको लिखाया गया है। इसके जब नीचे की तरफ जाइएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऊपरी क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल। इसको बोलते हैं निचला मेंटल, इसको बोला जाता है ऊपरी कोर, और इसको बोलते हैं निचला कोर। ठीक है, ये हो गया आपको परपट्टी या भूपर पट्टी। ये हो गया ऊपरी कोर, ये हो गया निचला कोर। दोनों को मिलाकर, सॉरी, ऊपरी मेंटल निचला मेंटल, दोनों को मिलाकर के बोलते हैं मेंटल।
ये हो गया ऊपरी कोर, निचला कोर, दोनों को मिलाकर बोलते हैं कोर। अब इसमें जो तत्व होती है उसकी अधिकता या कमी के कारण भी इसको एक अलग नामों से जाना जाता है। जैसे ऊपरी मेंटल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है वो सिलिकॉन और एल्युमिनियम है, जिसके कारण इसको हम लोग बोलते हैं सीमा। ऊपरी मेंटल को क्या बोलते हैं? सीमा। उसके नीचे वाले पोर्शन में आइएगा तो इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम का वैसे रासायनिक सूत्र जो है Mg होता है, लेकिन नाम को वैसे लिखने पे गड़बड़ हो जाता है, इसलिए इसका नाम SiMa लिखा गया है। इसको बोलते हैं हम लोग सीमा। ध्यान रखना है माफ और मैग्नीशियम होगा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता इसमें होती है। लेकिन ये जो कोर है वो ऊपरी कोर और निचले कोर दोनों में निकेल और फेरस की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, इसको कहा जाता है नीफे। ठीक है, नीफे कहते हैं हम लोग। बस समझ में, नी फॉर निकेल, Ni निकेल और Fe फेरस, Si सिलिकॉन, Ma मैग्नीशियम, Si सिलिकॉन, Al एल्युमिनियम। ये हो गया सीमा, हो गया सियाल है ये, इसको बोलते हैं लोग सियाल। ठीक है, ये हो गया सीमा और ये हो गया आपका नीफ। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। समझ में आया आपको या कॉम्प्लिकेटेड हो गया? समझ में आ गया? इस चित्र को उतारिए और उसके बाद फिर हम इसको दिखाएंगे। चलिए एक बार और ध्यान से समझिए। इसमें जो चीज हम यहाँ पे लिखा है उसको हम नहीं लिखाएंगे, उसको आप पिक्चर से देखिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पिक्चर से आपको दिख रहा है, हम इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब एक बार और कर देते हैं। ये पृथ्वी जो है इसकी आंतरिक संरचना है, ये सबसे ऊपरी सतह जिस पे हम लोग खड़े रहते हैं, ये इसका पृथ्वी का सबसे केंद्र हो गया, सेंटर बिंदु हो गया। ठीक है, इसमें इस टोटल भाग को हम लोगों ने तीन नामों से, हम इनको तीन नामों में डिवाइड किए हुए हैं। एक को कहते हैं क्रस्ट, दूसरे को मेंटल, तीसरे को कहते हैं कोर। क्रस्ट जो है इसी को परपट्टी या भूपरपट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी औसत मोटाई जो होती है 0 किलोमीटर से औसत मोटाई 33 किलोमीटर है। सामान्य तौर पे पहाड़ों पर इसकी मोटाई बढ़ जाती है और सागरों में इसकी मोटाई घट जाती है। ठीक है, बढ़ करके 40 किलोमीटर तक चली जाती है और घट के आपको 27 किलोमीटर, 27-28 किलोमीटर भी चली जाती है। इसका औसत हम लोगों ने मान रखा है कितना? 33 किलोमीटर। उसके जस्ट नीचे यानी कि परपट्टी या भूपरपट्टी के जस्ट नीचे जो है आपको ऊपरी मेंटल पाया जाता है, और ऊपरी मेंटल में जिन पदार्थों की अधिकता है उसको हम लोग कहते हैं सियाल। उसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता है ऊपरी मेंटल में, जिसके कारण इसी को हम लोग ऊपरी मेंटल और साथ में सियाल दोनों के नाम से जानते हैं। जिसकी मोटाई कितनी है? 33 किलोमीटर से लेकर के और 700 किलोमीटर के बीच में है। 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग निचला मेंटल कहते हैं, और निचले मेंटल में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की सबसे ज्यादा अधिकता है, जिसके कारण इसको हम लोग सीमा कहते हैं। उसके जस्ट नीचे जब आइएगा तो इसको बोलते हैं हम लोग ऊपरी कोर। और सामान्य तौर पे इन सभी में जो ऊपरी कोर होता है यह द्रव अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। क्योंकि याद होगा हम लोग एक चर्चा किए हुए थे कि जो आप नीचे जाते हैं तापमान क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। पृथ्वी के नीचे आप जाते हैं तो तापमान बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा बढ़ गया कि टोटल फॉर्म जो है आपको लिक्विड में, द्रव में कन्वर्ट हो गया। जैसे लोहा को आप पिघला दीजिएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? द्रव में कन्वर्ट होगा। उसी तरह से द्रव में पाया जाता है। उसके नीचे तापमान तो यहाँ भी बढ़ा होता है, लेकिन दाब इतना ज्यादा पड़ता है कि ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। ऊपरी कोर और निचले कोर दोनों में निकेल और फेरस की अधिकता है, जिसके कारण इनको नीफे के नाम से जानते हैं हम लोग। कुछ 2-4-5 पॉइंट लिखिए। देखिए, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी पर दूसरा, तीसरा, दूसरा, तीसरा तथा चौथा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व
चौथा, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्रमशः, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्रमशः सिलिकॉन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम तथा लोहा है। तथा लोहा है। ठीक है, क्रमशः लिखाया गया। इसका मतलब है कि दूसरा सबसे ज्यादा सिलिकॉन, तीसरा सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम और चौथा सबसे ज्यादा लोहा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अधातु तत्व, पाया जाने वाला अधातु तत्व ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व एल्यूमिनियम है। धातु तत्व एल्यूमिनियम है। धातु तत्व एल्यूमिनियम है। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला उपधातु तत्व सिलिकॉन है। उपधातु तत्व सिलिकॉन है। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग लिखिए, भूकंप, अर्थक्वेक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अभी जो ये पढ़े ये इसका हेडिंग था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। लिखे था नहीं लिखे थे? अगला हेडिंग है भूकंप। पृथ्वी के अंदर कुछ आया कैसे? आया कैसे सब? ये बनाया तो पहले से कुछ नहीं था इसमें। इसी से बना ही हुआ है, आया थोड़े है। इसी से इन्हीं सब पदार्थों से बना हुआ है। जैसे हमारा शरीर जो है बना हुआ है 5 तत्वों से, बोला जाता बना हुआ है, क्षितिज, जल, पावक, गगन, जमीन। अब आया कहां से? कभी मिक्स होते देखे हैं इसको? अब वो थ्योरी अलग हो गई। भूकंप, अर्थक्वेक। इन्हीं सब टाइप के सवाल के ऊपर बोला था, सब भगवान की लीला है। सामान्य तौर पे भूकंप क्या होता है? भूकंप आता है हलचल होने के कारण, प्लेटों के टकराने से। प्लेटें नहीं टकराएंगी तो भूकंप नहीं आएगा। ज्वालामुखी के फटने से भी आता है। अगर ये दोनों ना हो तो भी भूकंप नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा। देखिए भूकंप, ये जो आप बताएं सब कारण है नहीं। भूकंप का मतलब क्या होता है? किसी भी कारण से
पृथ्वी का ऊपरी सतह का हिलना भूकंप कहलाता है। कारण चाहे कोई भी हो, जैसे कभी आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं और कोई ट्रेन हाई स्पीड में निकली तो आपका स्टेशन थोड़ा सा हिल रहा होता है, दैट इज कॉल्ड भूकंप। बट उससे हमको नुकसान नहीं होता। क्यों नुकसान नहीं होता? क्योंकि हमने एक पैमाना बना रखा है। हमको नुकसान कब होगा? जब रिक्टर स्केल पे 5 तीव्रता से 5 रिक्टर से ज्यादा की तीव्रता के भूकंप आएंगी तो हमको नुकसान दे जाएंगे। लेकिन ऐसे अगर आती है उससे कम आती है तो हमको नुकसान नहीं देगी। जैसे क्या क्या कारण हो सकते हैं? एक मैंने बताया कि कोई ट्रेन निकली आपके सामने से, बस वगैरह निकला तो थोड़ी सी पृथ्वी दबकती है तो वो भी भूकंप है। और क्विक हो जाता ये भूस्खलन हो गया, कोई पहाड़ टूट करके गिर गया जमीन पर, या धरती जो सो धस गई तो भी धरती क्या होगी? हिलेगी, वह भी भूकंप है। ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो भी प्लेटें खिसकेंगी, वो भी भूकंप है। या एक होता है प्लेट विवर्तनीय क्रिया, यानी कि प्लेटें अपनी जगह से खिसकी, या तो पास आई या फिर दूर गई, तो ये इसका भी कारण क्या हो सकता है? इसके कारण भी क्या हो सकता है? भूकंप आ सकता है। ठीक है। सामान्य तौर पे अगर पृथ्वी का ये ऊपरी सतह है, पृथ्वी के अंदर किसी एक जगह पर जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंगों की, भूकंप के दौरान तरंगें उत्पन्न होती हैं, भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, उस जगह को भूकंप मूल या इसी को बोलते हैं फोकस, भूकंप मूल या फोकस कहा जाता है। और पृथ्वी के सतह पर ये जो तरंगें उत्पन्न हुई हैं, ये पृथ्वी के सतह पर जिस जगह पर सबसे पहले पहुंचती है, जिस स्थान पर पृथ्वी के सतह पर सबसे पहले पहुंचती है, उसको हम लोग अधिकेंद्र या ईपी सेंटर कहते हैं। ठीक है। पृथ्वी के अंदर जिस जगह पर भूकंप की उत्पत्ति होती है, उस पॉइंट को, उसको हम लोग भूकंप केंद्र या भूकंप मूल या फोकस कहते हैं। और वही तरंगे पृथ्वी पर सबसे पहले जिस जगह पर पहुंचती है, उसको हम लोग अधिकेंद्र या ईपी सेंटर कहते हैं। ठीक है। जब भी कभी भूकंप आएगा, न्यूज वगैरह आप देखिएगा, उसमें बता रहा होता है कि ईपी सेंटर फलानी जगह पे है, ईपी सेंटर फलानी जगह पर था। ठीक है। सामान्य तौर पे भूकंप का मूल जो है फोकस का पता नहीं चल पाता, लेकिन ईपी सेंटर का पता जरूर चल रहा होता है। बात समझ में आया? जब भूकंप की उत्पत्ति होती है तो उसके दौरान 3 प्रकार की तरंगें निकलती हैं। पहला प्राइमरी वेव, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं? प्राथमिक तरंग। प्राइमरी वेव को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक तरंग। प्राथमिक तरंग जो होती है, इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड से लेकर के 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड तक इसकी गति हो सकती है। दूसरा होता है सेकेंडरी वेव, द्वितीयक तरंग, जो प्राइमरी तरंगों के उत्पत्ति के बाद उत्पन्न होता है। कुछ खाइएगा नहीं खाइएगा। और ये सेकेंडरी वेव जो होता है वो प्राथमिक तरंग के उत्पत्ति के बाद निकलता है। कब निकलता है और इसकी स्पीड क्या होती है? तो इसकी स्पीड होती है 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड से मात्र 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद तीसरा निकलता है जिसको एल वेव कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं धरातलीय तरंग, इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्ग वेव या लव वेव। ये तरंग जो है इसकी स्पीड होती है 1.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड से 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि इन तीनों तरंगों में से नुकसान धरती को कौन पहुंचाएगा? पहला वाला आपके हिसाब से। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसकी गति ज्यादा है। जैसे मान लीजिए कि सामने शीशा है, मैं उस पर गोली मार दूंगा तो शीशा साफ चकनाचूर हो जाएगा? निकल जाएगा। शीशा केवल गोली केवल उसमें छेद करेगा, निकल जाएगा। मैं यहाँ से पत्थर मार दूंगा, अब चकनाचूर हो जाएगा। स्पीड दोनों में किसकी कम थी? पत्थर की स्पीड कम थी। ध्यान रखिएगा, जिसकी स्पीड ज्यादा होती है ना, वह नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक है। ये अलग बात है, आपके कहिए कि सर अगर किसी को गोली मार देंगे तो नहीं मरेगा, ऐसा नहीं है। अब इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो जाएगा तो मरबे करेगा, नहीं। लेकिन उसकी स्पीड अगर ज्यादा है तो वह नुकसान कम पहुंचाएगा, और जिसकी स्पीड कम होती है वह आता है धरती को हिला करके चला जाता है। तो जो हिलाता धरती को है वो आपका कौन सा है? लॉन्ग वेव या धरातलीय वेव, जिसके कारण पृथ्वी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है।
सामान्य तौर पे जो प्राइमरी वेव है ये ठोस, द्रव और गैस तीनों में गमन कर सकता है, जिसके कारण यह पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचता है। जो सेकेंडरी वेव है यह लिक्विड में, द्रव में गमन नहीं करता, जिसके कारण यह धरातल तक पहुंचता नहीं भी पहुंचता है। और लव वेव यानी लॉन्ग वेव जो होता है धरातलीय तरंग, यह भी तीनों में गमन कर सकता है, जिसके कारण पृथ्वी पर पहुंचता है और पृथ्वी को सबसे ज्यादा नुकसान यही पहुंचाता है। ठीक है। सामान्य तौर पे भूकंप को मापने के लिए हम लोग किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? भूकंप का पता लगाने के लिए हम लोग सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं, लेकिन भूकंप की तीव्रता का पता लगाने के लिए रिक्टर स्केल का पता इस्तेमाल करते हैं ना। भूकंप के लिए सिस्मोग्राफ, भूकंप की तीव्रता के लिए रिक्टर स्केल। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि यह जरूरी नहीं है कि जिस तीव्रता का अगर कहीं पे 7 तीव्रता का भूकंप आया है, कहीं पे 9 तीव्रता का भूकंप आया है, तो आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाएगा, तो अब इसलिए 9 तीव्रता का भूकंप सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन अब डिपेंड करता है कि वह आया किस क्षेत्र में। मान लीजिए कि अगर दिल्ली वाले यानी कि जनसंख्या वाले क्षेत्र में आ जाता है 9 तीव्रता का भूकंप, तो जान माल की आर्थिक बहुत ज्यादा क्षति होगी। लेकिन 9 तीव्रता का भूकंप अगर राजस्थान में, रेगिस्तान में आ जाए, सहारा मरुस्थल में आ जाए, तो आपको नुकसान होगा? नुकसान नहीं होगा। ठीक है। यह डिपेंड करता है कि भूकंप किन क्षेत्रों में आ रहा है, उन क्षेत्रों के हिसाब से फायदे और नुकसान हुआ करेंगे। क्लियर? सामान्य तौर पे ये जमीन की बात हो रही है। अगर समुद्र में भूकंप आ जाए, तो समुद्र में जब भूकंप आता है तो उसी को हम लोग सुनामी कहते हैं। कैसे? मान लीजिए एक बाल्टी पानी आप भर लीजिए और बाल्टी के पेंदी में मारिए। ध्यान रखिए बाल्टी आपका जो है स्टील वाला, प्लास्टिक वाला नहीं है, तो पैर आपका पेंदी के भीतर। ठीक है। फिर बाबूजी कुटाई शुरू करेंगे। जब आप बाल्टी के पेंदी में लात मारिएगा तो आप देखिएगा उसके सतह का जो पानी होगा ना, वो ऐसे ऐसे डगमगाएगा। वही चीज ये होती है कि समुद्र के अंदर, जब समुद्र के अंदर की प्लेटें खिसकती है, तब समुद्र के सतह का पानी डगमगाता है और डगमगा के घुस गया उस शहर में। इसी को हम लोग सुनामी कहते हैं। ठीक है। सामान्य तौर पे आपको 2004 में हिंद महासागर में सुनामी आया था, जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, आपका जो है ये तमिलनाडु को काफी नुकसान पहुंचा गया। बस समझ में आया? समुद्र के किनारे और रह रहे हैं, बड़ा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समुद्र के किनारे रहने में दो समय नुकसान हो सकता है। एक जब चक्रवात उठती है तब, और दूसरा जब सुनामी आती है तब। सुनामी भी एक प्रकार का क्या है? भूकंप है। लेकिन कहाँ का भूकंप? तो पानी के भीतर वाला भूकंप। क्लियर? चलिए लिखिए। हेडिंग आपका भूकंप। देखिएगा भूकंप का पता सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से चलता है। भूकंप का पता सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से चलता है। सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से चलता है। जबकि भूकंप की तीव्रता की जानकारी रिक्टर स्केल से ली जाती है। रिक्टर स्केल से ली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी के सतह के भीतर, पृथ्वी के सतह के भीतर, पृथ्वी के सतह के भीतर जहां भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, पृथ्वी के सतह के भीतर जहां भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, जहां भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, उसे भूकंप मूल
उसे भूकंप मूल या भूकंप केंद्र या भूकंप केंद्र या फोकस, इंग्लिश में फोकस कहते हैं, या फोकस कहते हैं। ठीक है, भूकंपीय तरंगे पृथ्वी के सतह पर जहां सबसे पहले पहुंचती हैं, पृथ्वी के सतह पर जहां सबसे पहले पहुंचती हैं, उसे अधिकेंद्र या ईपी सेंटर कहते हैं। उसे अधिकेंद्र या ईपी सेंटर, EPICENTRE, अधिकेंद्र या ईपी सेंटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, भूकंप के दौरान 3 प्रकार की तरंगे निकलती हैं। भूकंप के दौरान 3 प्रकार की तरंगे निकलती हैं। पहला प्राइमरी वेव, प्राथमिक तरंग, प्राइमरी वेव डिनोट करते हैं इसको पी से, प्राइमरी वेव, प्राथमिक तरंग। दूसरा एस वेव, सेकेंडरी वेव इसको कहते हैं, द्वितीयक तरंग, सेकेंडरी वेव, द्वितीयक तरंग। तीसरा एल वेव, यानी कि इसको लॉन्ग वेव या लव वेव दोनों कहते हैं। लव नामक भूगर्भ शास्त्री ने इसका पता लगाया, इसलिए इसको लव वेव भी कहा जाता है। और हिंदी में धरातलीय तरंग, एल वेव, लॉन्ग वेव या लव वेव या धरातलीय तरंग। धरातलीय तरंग। पहला लिखिए प्राथमिक तरंग, लिख के डैश दीजिए, प्राथमिक तरंग लिखिए। भूकंप के दौरान सबसे पहले प्राथमिक तरंग की ही उत्पत्ति होती है। प्राथमिक तरंग की ही उत्पत्ति होती है। प्राथमिक तरंग की ही उत्पत्ति होती है, जिसकी गति, उसी में लिखना है, जिसकी गति लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड से लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड से 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड तक होती है। 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड से
14 किलोमीटर प्रति सेकेंड तक होती है। 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड तक होती है, जिसके कारण यह धरातल पर सबसे पहले पहुंचता है। जिसके कारण यह धरातल पर सबसे पहले पहुंचता है। सबसे पहले पहुंचता है, परंतु इससे पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं होती है। परंतु इससे पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं होती है। इसी में लिखना है यह ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में गमन कर सकता है। यह ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में गमन कर सकता है। तीनों में गमन कर सकता है। इसी का अगला पॉइंट, इसे P द्वारा सूचित करते हैं, कैपिटल P। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। P द्वारा सूचित किया जाता है। दूसरा, S वेव, द्वितीयक तरंग। द्वितीयक तरंग इसकी उत्पत्ति, द्वितीयक तरंग में लिखिए, इसकी उत्पत्ति प्राथमिक तरंग के बाद होती है। प्राथमिक तरंग के बाद होती है तथा इसकी गति 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड से, इसकी गति 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड से 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड तक होती है। 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड से 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड तक होती है। नेक्स्ट पॉइंट, यह ठोस तथा गैस में गमन तो कर सकता है। यह ठोस तथा गैस में गमन तो कर सकता है। ठोस तथा गैस में गमन तो कर सकता है, परंतु द्रव में गमन नहीं कर सकता। परंतु द्रव में गमन नहीं कर सकता है। द्रव में गमन नहीं कर सकता है, जिसके कारण इसके पृथ्वी तक पहुंचने की संभावना बहुत कम होती है। जिसके कारण इसके पृथ्वी के सतह तक पहुंचने की संभावना बहुत कम होती है। पृथ्वी के सतह तक पहुंचने की संभावना बहुत कम होती है। अब सोचिए, जब पृथ्वी के सतह तक पहुंचेगा ही नहीं तो नुकसान पहुंचाएगा? नहीं नुकसान पहुंचाएगा। संभावना बहुत कम होती है, जिसके कारण इस तरंग से पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। जिसके कारण इस तरंग से पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है।
कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसे एस द्वारा सूचित किया जाता है, कैपिटल एस। इसे एस द्वारा सूचित किया जाता है। तीसरा, एल वेव यानी कि धरातलीय तरंग। एल तरंग, धरातलीय तरंग, जल्दी जल्दी यह तरंग सबसे अंत में निकलता है। यह तरंग सबसे अंत में निकलता है। सबसे अंत में निकलता है तथा इसकी गति 1.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड से 1.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड से 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। नेक्स्ट पॉइंट, यह भी ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में गमन कर सकता है। यह भी ठोस, द्रव तथा गैस, यह भी ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में गमन कर सकने के कारण, तीनों में गमन कर सकने के कारण पृथ्वी के सतह तक पहुंचता है। पृथ्वी के सतह तक पहुंचता है। जिसके कारण जान माल की भूकंप के दौरान, जिसके कारण इस तरंग के कारण, लिखिएगा, जिसके कारण इस तरंग से जान माल की काफी क्षति होती है। जिसके कारण इस तरंग से जान माल की काफी क्षति होती है। ठीक है, ये तो भूकंप के बाद क्या क्या होता है, लेकिन भूकंप का कारण क्या है, इस टॉपिक को जो है हम लोग कल देखेंगे। और कल ही आपको सुनामी को भी देखेंगे, साथ में हम लोग कल वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी को भी देखेंगे। ठीक है, प्राथमिक तरंग के बाद कितने समय बाद सेकेंडरी? बस तुरंत उसकी उत्पत्ति हो रही है, उसमें टाइम नहीं लगता। ठीक है, धन्यवाद।